हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे फैक्ट्स इस वीडियो सेशन में डिस्कस किए जाएंगे जो किसी भी परीक्षा के लिहाज से रामबाण साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शरीर के लिए आवश्यक कुछ विटामिन हैं। देखिए, जो शरीर है उसके लिए हर एक चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, हर चीज़ है। लेकिन जो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं वो विटामिन से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो होते क्या हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से होने वाला रोग पूछ लिया जाता है, वो रतौंधी है। B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थाइमीन है और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी है। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन है इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, आँखों में जलन, त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना इत्यादि है। B3 की बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना B5 इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। B5 का आप लोग रट लें, ये नियासिन है। B5 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से पेलाग्रा यानी कि त्वचा विकार रोग होता है। B6 पायरिडॉक्सिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। B12 की बात हम अब कर लेंगे, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से पीलिया रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और दंत विकार या स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें, केमिकल नेम कैल्सीफेराल है। सूखा रोग होता है बच्चों में और ऑस्टियोपोरोसिस ये वयस्क में होता है। हड्डियों का फूटना ये विटामिन डी की कमी से है। कैल्सीफेराल इसका केमिकल नेम और विटामिन ई पूछ लेता है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। और यौन क्षमता में ह्रास होता है, एक प्रकार से बांझपन की स्थितियां आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। अब विटामिन के की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का ना बनना। जी हाँ दोस्तों, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा विटामिन से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब मैं अगली स्क्रीन पर आ चुका हूँ और विज्ञान की कुछ विभिन्न शाखाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर पूछ लेता है, मधुमक्खी पालन। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है। एयरोनॉटिक्स आपसे पूछ लेता है तो वायुयान उड़ान का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में आप लोग सब जानते हैं, हृदय का अध्ययन है। और क्रायोजेनिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये ट्रेंड पर रहता है क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स। देखिए, अत्यधिक निम्न तापक्रम की उपयोगिता का अध्ययन, ये क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत आता है। जेनेटिक्स की बात करें तो आनुवांशिकता का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी की बात करें तो कोशिकाओं का अध्ययन। जेरंटोलॉजी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, ट्रेंड में भी आया कई बार, ये पीसीएस वगैरह में पूछा गया। जेरंटोलॉजी, इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी की बात करें तो मांसपेशियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में जीवों के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और ऑब्स्टेट्रिक्स, इसमें गर्भावस्था में प्रयुक्त दवाओं का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन करते हैं। फिर टेक्सोनॉमी आता है, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से फूल, फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प उत्पादन का विज्ञान। और एवोल्यूशन की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी की बात करें तो मृदा संगठन का अध्ययन किया जाता है। और पैथोलॉजी की बात करें तो रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरी स्लाइड यहाँ पर दोस्तों विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेज हैं उन पर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनको अध्ययन करेंगे। जैसे विश्व ओजोन दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है।
अब देखिए ये किस प्रकार से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया था और तभी से ये मनाया जाने लगा। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की बात करें तो 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर शहर में जैव विविधता के केंद्र आर्द्र भूमियों का एक सम्मेलन हुआ था, तभी से इस तारीख को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वानिकी दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। देखें तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन शीतकालीन विषुव पड़ता है और इस दिन वन को मानव समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों के रूप में याद किया जाता है। वन वह आधार है जो पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को व समाज को दिशा देता है। तो विश्व वानिकी दिवस रट के रखिएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस अगर देखा जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस बात की घोषणा हुई कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि जल जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है और इसकी बढ़ती आवश्यकता इसे प्रदूषित करने के साथ ही इसके अस्तित्व को संकट में बना रही है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत हुई 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1960 के दशक में अमेरिका में बढ़ते पर्यावरणीय अवनयन को लेकर चारों ओर आंदोलन प्रारंभ हो गया और 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी पर पृथ्वी दिवस मनाया गया। सैन फ्रांसिस्को में हुए यूनेस्को सम्मेलन 1969 में जॉन मैकोनेल ने पृथ्वी दिवस का नाम सुझाया था। तो कुल मिला के समझ गए कि 22 यानी कि यहाँ पर क्या है, अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस ये 23 मई को मनाया जाता है और ये जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का क्वेश्चन बन चुका है कि अमेरिकी कछुआ संरक्षण दल द्वारा 2000 में प्रतिवर्ष 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन लोगों को कछुओं के बारे में जानकारी दी जाती है और इनके ना रहने की स्थिति में समुद्री व जल पर्यावरण में होने वाली हानियों को भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर देखें तो 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व समुदाय का ध्यान पर्यावरण संरक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन करके होता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में आयोजित किया गया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये 21 जून को ही मनाया जाता है। अब 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है लेकिन विश्व योग दिवस में ये थोड़ा सा छिप जाता है। बस इतना सा है। मैं सुंदरबन दिवस की बात करूं तो 21 अगस्त को मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो ऊपर आपको विश्व दिवस मनाए गए हैं, बताए गए हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी हैं, उनको मैं नीचे की स्लाइड में डिस्कस कर दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ या संगठन की मैं बात करूं, साइट्स की अक्सर चर्चा होती है। व्हाट इज साइट्स? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। देखें तो ये साइट्स का फुल फॉर्म है। साइट्स अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 जुलाई 1975 से प्रभावित है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न संकट की रोकथाम करना है। वर्तमान में इसमें कुल 183 देश सम्मिलित हैं। साइट्स इम्पॉर्टेंट है तो इसका मेन जो संक्षेपण है वो पूछ लिया जाता है कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। अब IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय कहाँ? IUCN का स्विट्जरलैंड जेनेवा में।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, वन्य जीव की सुरक्षा और विश्व स्तर पर जागरूकता लाना। साजार्क की बात करें तो साउथ एशियन जू एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और स्थापना हुई 2000 में 4 अगस्त। वाजा की बात करें तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स, स्थापना हुई 1935 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो वाजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजा वाजा तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया है विटामिन और संबंधित कमी से होने वाले रोग, और ये मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग अवश्य डिस्कस करेंगे। देखिए, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया रोग से स्प्लीन, तिल्ली एवं आरबीसी आपकी प्रभावित होती हैं। नींद की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। कालाजार से अस्थिमज्जा ये प्रभावित होता है। पेचिश से आपकी आंत्र प्रभावित होती है। टिटनेस से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। सिफिलिस से जनन अंग और टाइफाइड से आंत। क्षय रोग से फेफड़ा। डिफ्थीरिया से श्वास नली। प्लेग से फेफड़ा। न्यूमोनिया से फेफड़ा लसिका प्रणाली। कोढ़ से तंत्रिका तंत्र और त्वचा। गोनोरिया जो कि सुजाक कहते हैं, मूत्र मार्ग से प्रभावित होता है। एड्स से आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो इम्यून सिस्टम काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और पोलियो से रीढ़, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं। चेचक से आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र। ट्रोकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलन में क्वेश्चन है। ट्रोकोमा से आंख प्रभावित होती है। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र। हैपीस से त्वचा और पार्किंसन से मस्तिष्क, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन डेंगू ज्वर से संपूर्ण शरीर। और पीलिया से बहुत इंपॉर्टेंट, पीलिया से आपका यकृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यकृत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब कुछ प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होते हैं, जैसे मलेरिया, तो इसका परजीवी पूछता है, तो प्लाज्मोडियम है। मलेरिया जो रोग है, इसका परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। और पेचिश की बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। काला आजार की बात करें लिस्मैनिया डोनावानी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करें डायरिया की तो गियार्डिया इंटेस्टिनाइनलिस, सॉरी जी हाँ, इंटेस्टिनलिस इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खराब सा नाम है। विषाणु जनित कुछ रोग हैं, जैसे एड्स, इसका HIV वायरस है। पोलियो का पोलियो वायरस है। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस है। चेचक का वेरियोला वायरस है। छोटी माता का वेरिसेला वायरस है। रेबीज का रैप्टो वायरस है। और हर्प्स का हर्पीज वायरस है। जीवाणु जनित कुछ बीमारियां हैं, टेटनस हो गया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जीवाणु जनित बीमारियां। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ खोज हैं और इनके आविष्कारक हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनता है। कुछ खोज हैं, जैसे विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। कॉलरा एवं TB की खोज की किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं की खोज, रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। दूध का पास्चुराइजेशन, ये भी लुई पास्चर ने बताया। मलेरिया परजीवी की खोज लेवरॉन ने की थी। पोलियो वैक्सीन की जोनोस ई साल्क ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जबकि DNA का जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जैसे एनाटॉमी की बात करें तो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। खगोल शास्त्र की बात करें तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी की बात करें तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। और जियोलॉजी भूगर्भ, हाइड्रोपैथी, होलोग्राफी, न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों अध्ययन है।
एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर ये पहले मैंने डिस्कस कर लिया। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृप वर्ग का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी की बात करें तो ये सर्पों का अध्ययन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्तों फैक्ट्स हैं, लेकिन एट लास्ट हम विभिन्न जो क्रांतियों के बारे में है कृषि की प्रजातियों के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, जबकि गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। तो विद इन 15 मिनट हमने देखा कि कितने सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होते हैं। तो फिलहाल के लिए कैसा लगा वीडियो, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।